नमस्कार, मैं रजनी कहानियाँ सुनाती हूँ और आज की कहानी स्वतंत्र निर्णय लेती व एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखती दो स्त्रियों की है जो अपने घर में मौजूद आस्तीन के सांपों का बड़ी निडरता से मुकाबला करती हैं। गायत्री देवी अपने इकलौते बेटे की तस्वीर छाती से लगाए बिलख रही थीं। उनकी आंसुओं से भरी धुंधली नजर 3 माह पहले ही ब्याह कर आई दिव्या पर थी। अपनी रुनझुन पायल की झनकार से पूरे घर को खनकाती दिव्या आज सूनी मांग लिए एक कोने में खामोश बैठी थी। हॉल के बीचों बीच रखी अमर की तस्वीर को एक टक देखती दिव्या जैसे मूक भाषा में उससे कितनी ही शिकायतें कर रही थी। गायत्री देवी भला उसे क्या कह के सहारा देती। स्वयं उन्होंने छोटी उम्र में ही पति का साथ छूटते देखा था। खुद को संभालने की एकमात्र वजह जो पति दे गए थे वह था अमर। नन्हे अमर की देखभाल करने में अपना दुख भूलती चली गई थी वे। और जब अमर ने साथ ही में MBA कर रही दिव्या के साथ विवाह की इच्छा जताई तो गायत्री देवी को बिन मांगी मुराद ही मिल गई थी। उचित समय आने पर दोनों की शादी करा के अब पोते के सपने देखने लगी थी वो। लेकिन क्रूर नियति को उनका यह सुख भी मंजूर नहीं था। रात को ऑफिस से घर लौटते समय एक लापरवाह ट्रक ने अपने बेकाबू पहियों के नीचे न सिर्फ अमर की कार को कुचला बल्कि उनके हंसते खेलते संसार को भी तहस नहस कर दिया। और दिव्या, इस अभागन के पास तो बेटा जीने का कोई सहारा भी न छोड़ गया था। उनकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा पुनः बह निकली। इतने में दरवाजे पर हलचल हुई। सगे देवर दुष्यंत कुमार अपने जवान बेटे और पूरे लाव लश्कर के साथ दुख व्यक्त करने पधारे थे। उनकी नजरों का लालच गायत्री देवी से कभी छिपा न था, लेकिन आज उनकी नजर जायदाद के साथ साथ बहू पर भी थी। मौका ताड़कर उन्होंने बातों बातों में इशारा दे ही दिया। जवान बहू को कब तक संभालोगी भाभी? अमर के बाद कोई वारिस है क्या इस सब का? दिव्या का ब्याह मेरे बेटे चंदन से कर दो। घर की बात घर में ही रह जाएगी। चंदन? एक नंबर का शराबी जुआरी मेरी सोने जैसी बहू के लिए किसी रूप में योग्य नहीं है। गायत्री देवी ने कहना तो चाहा, पर अपनी जीभ खुद ही दांतों से काट ली। वे 2 अकेली औरतें ऐसे लालची जहरीले नागों का सामना करने का साहस भला किस प्रकार जुटा सकती थी? भाभी की विवशता में अपनी विजय समझते दुष्यंत कुमार मस्तानी चाल चलते चले गए। जाते जाते चंदन ने भरपूर नजर अमर के शानदार घर और दिव्या पर डाली। अब वह मालिक बनेगा इस सब का। उसके मुंह में पानी आ गया। पर दिव्या इतनी नादान नहीं थी कि ऐसी लोलुप नजरें पहचान न पाती। वह बेहद समझदार और हिम्मती युवती थी। उसके इन्हीं गुणों से अमर प्रभावित हुआ था और अमर के सरल स्वभाव ने दिव्या के मन में जगह बनाई थी। स्वर्ग के समान सुंदर जीवन था उसका। लेकिन आज पहली बार उसे अपने ही घर में डर महसूस हुआ। आखिर वह अमर की जायदाद, व्यवसाय, गायत्री देवी और खुद की रक्षा किस प्रकार कर पाएगी जब कदम कदम पर दुष्यंत कुमार और चंदन जैसे सर्प फन फैलाए खड़े थे।
धीरे धीरे हाल ऐसे हो गए थे कि अक्सर चंदन बिन बुलाए ही घर में धमक जाता और बड़ी बेशर्मी से हर सामान की कीमत आंकने का प्रयास करता था। उसके आते ही गायत्री देवी दिव्या को कमरे में बंद रहने का आदेश देती और खुद चुपचाप बैठी सारा तमाशा देखती रहती। आखिर वह कुछ और करती भी तो क्या? आज नहीं तो कल दिव्या के पिताजी उसे अपने साथ ले जाने ही वाले थे। फिर भला कौन अधिकारी होता इस सारी माया का? संपत्ति और बहू में से किसी एक को बचाने की घड़ी में उन्होंने हमेशा अपनी बहू को ही बचाया। यह सब कब तक चलेगा? हम अपने ही घर में क्यों डर डर के जीते रहेंगे? इस सब का अंत कैसे होगा? दिव्या दिन रात इसी उधेड़बुन में रहती थी। इसी कश्मकश में 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन जैसे अंधेरे में उम्मीद का दिया जगमगाया। दिव्या की सहेली डॉक्टर अमृता विदेश से लौटी थी और दिव्या से मिलने आई थी। उनसे दिव्या को आधुनिक समय की नई मेडिकल तकनीकों के बारे में जानकारी मिली और आगे बढ़ने का एक रास्ता भी। अब समय कम था और तेजी से काम करना था। उसी रात दिव्या ने सासू माँ से विस्तार में बात की। दिव्या ने उन्हें बताया कि वह IVF प्रक्रिया के द्वारा माँ बनेगी और अपनी पढ़ाई और बुद्धि के बल पर अमर के व्यवसाय की देखभाल भी करेगी। उसे गायत्री देवी की सहमति व सहयोग चाहिए था। गायत्री देवी के लिए यह सब समझना और हजम कर पाना बेहद मुश्किल था। हिचकते हुए वे दिव्या से पूछ ही बैठी, लेकिन वो अमर का अंश तो नहीं होगा ना? नहीं माँ, वह केवल मेरा ही अंश होगा, दिव्या ने दृढ़ शब्दों में कहा और उठकर चली गई। दिव्या ने वही किया जो उसने सोचा था। डॉक्टर अमृता ने उसकी सहायता की और धीरे धीरे यह खबर दुष्यंत कुमार तक भी पहुंच गई। क्रोध में फुंकारते दुष्यंत कुमार बेटे के साथ गायत्री देवी के घर पहुंचे। आते ही पूरी निर्लज्जता के साथ उन्होंने दिव्या को डांटना फटकारना शुरू किया और ना जाने कैसे घटिया उपनामों से संबोधित किया। पिता की शह पाकर चंदन ने मुंह से जहर उगला। जाने किसका पाप लेकर आई है हमारे खानदान में? पाप नहीं, वारिस है वो। मेरे बेटे का उत्तराधिकारी है। दिव्या मेरी बहू नहीं, बेटी है और उसका अंश ही इस सारी संपत्ति का इकलौता मालिक है। गुर्राती गायत्री देवी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। सूखते गले का थूक भीतर सटकते हुए दुष्यंत कुमार ने देखा घर के विश्वास पात्र सेवकों की पूरी फौज उस अजन्मे वारिस की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ी थी। घुसपैठिए विषधर फन झुकाकर रेंगते हुए वापस लौट गए। आज की कहानी यहीं खत्म करती हूँ। जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए विदा।